रहा था, उसको बोले तेरे टिफिन में क्या है? अरे ये काम पुलिस का है ना, सीआरपीएफ का है, तुमको किसने ऑर्डर दिया है? तो आज उस मुसलमान के भाई, केवल मुसलमान ही लड़ेगा उस समय। ये मेरा फर्ज नहीं कि उसको उसके ऊपर मैं हिंदू मुस्लिम ना देखूं। एक बहू बेटी के ऊपर इज्जत लूटी जा रही है तो उसमें मैं, ये ब्राह्मण की लड़की है तो मेरे को काम नहीं करना है, ये दलित की बेटी है, नहीं, वो मेरी बेटी है और इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ते हैं तो निश्चित रूप में इसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो है धर्म का लगाया जा रहा है, मुसीबत लगा के दिया जा रहा है और इसको बड़े हिसाब से हमको भ्रष्टाचार को सब्जी को लाना चाहिए। लेकिन उसमें आप देखिए कि आज वही जो लोग हैं जिनने लोकपाल की बात की, कहाँ गया उन्ना आ जाए भैया। पहले आदमी हमने कहा ये बदमाश आदमी है, इसके साथ रहना नहीं, हमने बाइकाट किया। मैं पहला आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया। काश उस समय अगर आप लोग हमसे मिल गए होते तो आपको तो रोक लेता, पहला आदमी नहीं। अब आप तो धोखा खा के, अभी जबकि मैंने पहले ही उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आपको रिकॉर्ड कायम कर दूंगा उसको, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा बदमाश आज जो है ये खड़ा हुआ है। तब लोग इसको मजाक करते थे, मैंने कहा नहीं, हम जानते हैं इसकी औकात क्या है, कहाँ से इसको मिल रहा है, तो वो हमने आज सामने रख दिया। उसके चलते जो है इसके ऊपर बैठ के चर्चा होगी। तो साथियों ऐसा और न धोखा खाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आपके मन में नहीं रहता धोखा खाना, लेकिन आप उस रास्ते से चल रहे हो जहाँ पे धोखा ही धोखा होना है, तो फिर हम खा लेते हैं। तो ऐसे साथी ऐसे मैदान पे मत लड़ो जहाँ पे आपकी हार ही होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा कि उसने हिंदू धर्म का इतना ज्यादा सुधार किया, लेकिन जान गया वो कि इसमें सुधार होना मुश्किल है, इसलिए उसने कहा कि अब भैया हम ही न रहे, हम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये जो है अपने आप। तो बाद में फिर क्या है, जिस राम के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने राम मंदिर के लिए पत्थर खाए, कालाराम मंदिर के प्रवेश के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्थर खाए, उनके लोगों को मारा गया, लेकिन बाद में फिर उसी बाबा साहब ने कहा कि भैया तुम्हारा राम अब रखो, हम अपने बुद्ध की शरण में जाते हैं। तो साथियों बाद में फिर राम मंदिर को खुद राम को लेके दर्शन करो गए, फिर ब्राह्मण लड़की से भी उनकी शादी करवा दी। बोले मैं जाति को अपनी ऊंचा जात बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जाति को खत्म करने आया हूँ। उसने बोला तुम महार हो, तुमको महाराज बना देते हैं, तुमको ब्राह्मण बना देते हैं। बोले भैया मैं जाति से ऊंच बनने के लिए नहीं आया कि मेरे को ब्राह्मणों ने चप्पल के पास बैठा है पढ़ा हूँ मैं, तो मैं भी ब्राह्मणों के साथ अन्याय करने नहीं आया। मैं ब्राह्मणों का भी मतलब ये हूँ, और वो लोग उनके साथ में। सबसे पहले बाबा साहब ने जब मनुस्मृति जलाया था तो सबसे पहले 5 ब्राह्मण उसमें थे। तो देखिए बहुत बड़ा इतिहास है, इसलिए आप लोगों को तय करना होगा कि गौतम बुद्ध के पास 50,000 लोगों की लाइन थी कि हमको पहले शिक्षा दो, बोले नहीं मैं बोलूंगा और मानोगे नहीं तो फिर बोलने की क्या जरूरत, इसलिए 5 लोगों से। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं आप लोगों को मैं नमन करता हूँ। गालिब ने एक शेर कहा था, लोग कहते हैं जमाना बदलता है, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। आप इतिहास को बदलने वाले लोग, आप अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को आपको अध्ययन है, लेकिन मुझे भी विश्वास है कि आपने जो एजेंडा दिया, इतना आकर्षित किया, हमको दलित को बना देना कि इसके प्रति बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन आपने एक हिम्मत पैदा, सवर्ण समाज के होके या गैर दलित होके भी आपने मतलब जो है बताया। जो लोग बोलने में हिचकिचाते, दलित भाई भी मतलब करते हैं हमको कहाँ से वोट मिलेगा सोचते हैं, लेकिन आप अगर साथ में, अभी हमने मुस्लिम समाज के लिए हमने वहां आंदोलन किया, हमने कहा बहुजन हिंदू करे पुकार, अब की बार मुस्लिम आमदार, पूरा मुसलमान खड़ा हो गया। तो दलित के बारे में गैर दलितों को बोलना चाहिए, मुसलमान के बारे में गैर मुसलमानों को बोलना चाहिए कि हम हैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री बनाने की, तब बात होगी। दलित के बारे में दलित ही बोल देगा तो फिर कहां से हमारे कपिल भाई बन पाएंगे। लेकिन जब सब लोग मिलेंगे तो उनको भी लगता है मेरे को कहीं फंसा तो नहीं रहे, लेकिन नहीं, हम आपके साथ में हैं और डॉक्टर साहब आपके साथ राय ज्यादा है तो फिर समझ जाओ ये हमारे जो है ये पूरे जो है एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में है। ये 1.25 करोड़ के बराबर रखें, जैसे गोविंद सिंह ने कहा था ना, एक सिख बन जाता है तो 1.25 लाख के बराबर होता है, लेकिन एक रायजादा बन जाता है तो 1.25 करोड़ के बराबर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है दिल्ली की, 2.5 करोड़, 1.25 करोड़ अकेले, मतलब ये जो है तो दिल्ली का सीएम बनाना आप और हम लोगों की मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और आप लोग ऐसे विजन मिशन इसमें चल रहे हैं, विजन और मिशन में, कि जिसके बारे में एक शायर ने कहा, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना भी उसका जीना क्या जो औरों को जीवन देता है। तो साथियों अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, बिल्ली भी जी लेती है, लेकिन औरों के लिए जीना वही इंसानियत की कदर होती है। इसलिए अंत में हमारा नारा है, कुछ तो करो जिंदगानी में, आग लगा दो पानी में, और कुछ न करो तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इसलिए साथियों डूबने की जरूरत नहीं है, तैर के निकलना है। और हमने पहले तय किया था कि अब हम मेहनत कश दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। साथियों हमारी लड़ाई कोई
दिल्ली प्रदेश की नहीं है, हम सारी दुनिया की लड़ाई के लिए निकले हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, अपने संक्षिप्त में इनके अनुभव है, क्योंकि 1,40,000 में चुनाव जीते हैं, तो आपको हम लोग जो है वैसे यहाँ पे 1,40,000 में चुनाव जिताएंगे, ये थोड़ा सा बताएं। 60 आप 15 बन जाओगे। डॉक्टर छठीलाल रात्रे हैं। मैं पेशे से डॉक्टर था और अपने जीवन काल में मैं लाखों व्यक्तियों को मैंने इलाज के माध्यम से लोगों को ठीक किया। मेरा इलाज आश्चर्यजनक नहीं था कि 1981 में फर्स्ट बार काशीराम साहब हमारे छत्तीसगढ़ आए थे, तो मेरे गांव में आए। उस समय रामनवमी मेला लगा हुआ था, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते थे प्रतिवर्ष। 3 दिन तक काशीराम साहब मेरे यहाँ रुके थे। बम सेट का कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में मनुसंधान से संबंधित देश की दुनिया से ऐसी किसी और माननीय पुलिस के जो लोग हैं, इनके साथ में किस तरह से शिक्षा, मान्यता, अन्याय, अत्याचार ये सब मैंने बताया जाता था। इस सब को मैंने पोस्टर के माध्यम से देखा। और हमारे जैसे हमारे भारती जी हैं और PR टुडे इंजीनियर काशीराम साहब के साथ में चलने वाले ऐसे लोगों ने ये गुरुमर्यादती के बारे में पोस्टर के साथ में मैंने बताया गया। और मैंने वहीं पर मैंने केडर कैंप भी अटेंड किया। जब हमारे साथ में छुआछूत गुरुमर्यादती किया जाता था, हमें चलने फिरने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं, तो आखिर हम यहाँ पढ़ लिख करके आज बड़े बड़े डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, MPA में कैसे बने? ये हमारे महापुरुषों ने, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, पेरियार, रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, कोकामेला, कबीर, रविदास, भारतीदास, बाबा साहब, ऐसे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन काल में काफी कुछ संघर्ष किया है। और उस संघर्ष के बदौलत आज हम लोग इस स्तर में आकर के मेरे मेरे साथ में भी छुआछूत जुल्म-ज़्यादती हुआ करता था। मैं एक डॉक्टर होने के नाते से भी मुझे बैठने के लिए खाट तक भी नहीं दिया जाता था। हाथ से दिया हुआ दवाई सेवन नहीं करते थे। अस्पृश्य हो जाने के नाते से मुझे रोगी अगर खाट में सोया रहता था तो खाट को भी छूने का अधिकार नहीं। ये इस तरह से मेरे साथ में भी जुल्म-ज़्यादती हुई। तो मैंने बाबा साहब के बारे में जब जानकारी मुझे हुई तो बाबा साहब ने कहा था कि सैकड़ों दिन की गुलामी की ज़िंदगी की बनिस्बत एक दिन के स्वाभिमान की ज़िंदगी है। जीना चाहते हो तो शेर की तरह जियो, भले एक दिन क्यों न जियो। और गुलाम को गुलामगिरी का एहसास करा दो, हजार उठेगा और अपनी गुलामी की बेड़ियाँ स्वयं उड़ा लेगा। इस बात को मैंने सोचा कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं डॉक्टर हूँ, इसको सेकेंड गार्ड कहा जाता है। आज मैं प्राण रक्षा के मैंने काम कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरह से जुल्म-ज़्यादती हो रही है, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। और मैंने बाबा साहब के सिद्धांत को लेकर के, उनकी कामों को लेकर के मैंने आगे बढ़ने का काम किया। ऐसे तो मैंने बाबा साहब के बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन काशीराम साहब ने जब बाबा साहब के बारे में एहसास कराया तब हमें जानकारी हुई। तब मैं दिन रात एक करके संघर्ष करना चालू किया। और जब 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, उस समय सारे लोगों ने मेरे तेज तर्रार बात की सारे चीज़ को सुन करके उन्होंने ठान लिया कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। मैं इनकार करते रहा, लेकिन फिर भी मैंने चुनाव लड़ा और मैंने 1998 में चुनाव जीत करके मैं आ गया। उस समय साथियों मैं इस कदर से मैंने काम किया था, एक जोश और जुनून था, मैनेजमेंट जिसको मैंने कहा जाता है, ऐसी टाइप का मैंने हो गया था। और 1,40,000 रुपये से मैंने चुनाव जीत करके नहीं आया। ये लंबी चौड़ी बात है, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। मेरे ऊपर ऐसी परेशानी आ गई विधायक बनने के बाद में, पहले लोकसभा चुनाव के समय, जिसमें मेरे ऊपर 6 धारा लगा हुआ था। लोकसभा चुनाव के समय की बात है, मेरे लोगों ने बहुत ज़्यादा उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोग तेज तर्रार थे, कार्यालय खोले हुए थे, जिसमें सोच बनाया कि कांग्रेस भाजपा के लोगों ने जंगल बेल्ट में जाकर के पैसा बांटते हैं, क्यों ना रोका जाए करके चक्का जाम कर दिए थे। और उसमें कुछ लोगों को रोक दिए थे और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए थे। उसमें हम लोगों को बंद किया गया पार्टी के प्रमुख होने के नाते से, और 6 धारा लगाया गया था। फिर मैं 2 माह 23 दिन तक जेल में था। और वहाँ से आने के बाद में हमने संघर्ष और मैंने जारी किया और 1998 में मैं चुनाव जीत करके आ गया और 1,40,000 चुनाव जीता था। इसके बाद क्या है
केस के नाम से 18-20 साल की सज़ा का प्रावधान सुना रहे थे। उसको बचने के लिए मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया और अजीत जोगी सीएम बने। मध्य प्रदेश में था पहले, छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उस समय सीएम जोगी जी बने। तो उस समय मुझे ऑफर किया गया कि आप पर केस चल रहा है, हम वीडियो करा देंगे करके। फिर मैंने गया और बहुत सारा विकास कार्य कराया। हम तो चुप रहने वाले नहीं हैं। मेरे समाज के ऊपर में जो जुर्म मजा रहती है, न्याय अत्याचार होता था, उसके खिलाफ मैं संघर्ष करते रहा, बोलते रहा। मुख्यमंत्री तक को भी मैंने नहीं छोड़ा। ये ज़्यादा बड़ बोला है ऐसा सोच करके उन्होंने मुझे, जबकि वायदा किए थे कि आने वाले चुनाव में टिकट की जिम्मेदारी हमारी, जिताने की जिम्मेदारी हमारी, मुझे इसकी पक्की करके, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दिए और मैं वंचित रह गया। और आज मैं जो सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, बाबा साहब के सिद्धांत रग रग में भरा हुआ है। आज मेरा उम्र 75 वर्ष हो गया है। इसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, भारती जी को अच्छी तरह मालूम है। इसके बावजूद भी अभी मैंने भारती जी के साथ में जहाँ भी कहते हैं मैं जाता हूँ। ऐसे तो हमें सुविधा भी है, अभी 98,300 रुपये पेंशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ मैंने 5 लाख रुपये यात्रा करने के लिए सुविधा है, चाहे ट्रेन से चले चाहे प्लेन से चलें। आज बाबा साहब के दिन से मैं 115वां बार हो गया हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ से मैंने सफ़र किया है। ट्रेन में भी चलने की सुविधा है। कभी भारती जी के साथ भी चलता हूँ, तो कभी एडवोकेट धनीराम बंजारे जी हैं रायगढ़ के, वो संविधान पे लगाते हैं जगह जगह, तो उनके साथ भी मैंने चलता हूँ और खाली मैं बैठा नहीं रहता हूँ। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि मैंने बाबा साहब ने जो इशारा किया था, मैंने पार्लियामेंट की ओर, वहाँ जब तक यहाँ कानून बनता है वहाँ हमारे लोग नहीं जाएंगे तो अपने अधिकार हक के बारे में कौन लड़ाई करेगा। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब लोगों को पहुँचना है। आप एक कहीं हजारों मैंने व्यक्ति के मैंने बराबर हैं, आप उनकी क्षमता है, आप भी मैंने बाबा साहब के अनुयायी हैं, सब के बारे में ज़्यादा मैंने जानकारी है। अभी से आप दिन रात एक करके संघर्ष करते रहिए, 1 से 2, 2 से 4 बढ़ाते बढ़ाते लोगों को मैंने बढ़ाइए और आप चुनाव जीत करके आइए, चुनाव लड़िए। मैं आप लोगों के जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों। इसी साथ में अपना दोस्त मैकेनिकल से इंजीनियर हूँ और दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करी, आनंद में और छोड़ छाड़ दी और इस समय सोशल मीडिया को देख रहा हूँ। सोशल मीडिया में सबसे पुराना मैं, जब इसमें लीड लगाने भी जानते थे तो उसका आविष्कार मैं नहीं करा। तो साथियों, आज जो चर्चा हो रही है संविधान सुरक्षा बैठक, इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, जितने लोग बैठे सारे जो साथी हैं बुद्धिजीवी, अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे। ए मेरे बुद्धिजीवी लोगों, यदि तुम चुपचाप रहे तो ये मनुवादी लोग इस देश को ही बेच देंगे। साथियों, अभी मानव कांसीराम साहब की बात हो रही थी और आंखों में पानी आ जाता है। जब कांसीराम साहब हैदराबाद से मीटिंग करके आए थे, हम वहां 3 लोग थे, 12 नंबर थे और मानव कांसीराम साहब के, आप यकीन नहीं करेंगे अगर पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे तो मानव कांसीराम साहब यहाँ दिल्ली के अंदर कहा करते थे ये ललुआ है, ललुआ समाज है, कब सुधरेगा। उस समय मानव कांसीराम साहब ने प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10-10 झंडे लगाने का प्रोग्राम किया था। उत्तरी पूर्वी दिल्ली, गोंडानंद नगरी, सीमापुरी, उनका मन संचालन करने वाला ये आपका सेवक था मानव कांसीराम साहब थे। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी और आज वो बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि जिस समाज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर और वकील होंगे तो उस समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और बाबा साहब वापस नहीं आ रहे, कांसीराम साहब वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और ये समावेश बना है ना, ये आप देख रहे हैं अमेरिका और यूएसए के अंदर जो डॉक्टर रायदादा जी हैं, हमारे डीसी कपिल साहब जो दिल्ली के अंदर 2nd नंबर के जो मुख्य अभियंता हुआ करते थे, इन्होंने बहुत मेहनत की और वकील भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसका कारण क्या हुआ, क्यों लूटा ये काम? क्योंकि जिनके लिए हम लड़ाई, जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें मनुवाद कहते हैं, वो हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। तो लेकिन सर, आप लोग भी तो कम नहीं हो, सीधे आप लोग भी तो कम नहीं हो। समाज का कोई काम करके राजी नहीं, समाज ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया और पार्टी छोड़ के आप भागे। ये तो आपको पहले 6 महीने पहले काम कर लेना चाहिए था, जब समाज आपके साथ था। आप वोट लेने के लिए पहुंच गए, आपको जिता भी दिया, लेकिन आज जब समाज की जब बात होती है ना, सब अपने घर पढ़ने को लगे पड़े सर। लेकिन सर, इस समाज को वही लेके चल सकता है या आप गोपाल ऋषि करती जो है, जो मानव कांसीराम साहब के साथ काम किया, आपने मानव कांसीराम साहब के साथ किया। लेकिन सर, आज
झूठे लोग बागों का बोलबाला है। जो सच्चाई से बात करेगा उसको बहुत कम जब तक पसंद करेंगे जब तक कारवा लुट चुका होगा। तो साथियों, मानव कांशीराम साहब नहीं आ रहे हैं, बाबा साहब नहीं आ रहे हैं और महापुरुष नहीं आ रहे हैं। कब तक बाबा साहब को ढो गया, 1956 से कोई आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन आज का दौर है सर, आप लोगों को ये जिम्मा लेना पड़ेगा और वही काम कर सकता है जो निस्वार्थ होगा। क्योंकि मुझे पता लगा डॉक्टर रायजादा जी से और अकबर जी से, और ये हम रहते हैं इनके साथ, लेकिन एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, रायजादा जी बार बार कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाज को खड़ा करूंगा। अकबर जी कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं समाज को खड़ा करूंगा। डीसी कपिल साहब का पूरा जीवन निकल गया, आज किराए पर है। और इन्होंने काम करा, जो सूटकेस भर भर के पैसे लाते थे हैं, आज उन कर्मचारियों के लिए आए दिन अभी जेल भी गए थे। उसमें सिर्फ एक यही बात थी कि भाई आपका मैं समझौता कर लेता हूं, आपको मैं जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन आप इस पर साइन कर दो। बाप रे बाप, उस समय मैं था। डीसी कपिल का हौसला, उस मजिस्ट्रेट को मां बहन की गाली सुना रहे हैं, भाई तू कौन होता है मुझे खरीदने वाला। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। अब ये ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो काम बनेगा, अन्यथा बाबा साहब वापस नहीं आ रहे। और आप लोगों भी मैं कह रहा हूं कि इतनी अब आज का जो दौर है चुनाव का, वो चुनाव आसान नहीं रहा, छल कपट का चुनाव रहा है, छल कपट का चुनाव रहा है। उस छल कपट से कैसे निकाल सकते हैं ये आप जय भीम नमो। एक लास्ट में ये मेरे शेर बहुत लोगों ने चुराया है और इसको इस बेकदरी से गाते हैं। ना चिलमन से तुम जहाँ को, चिलमन पर्दा, ना चिलमन से तुम जहाँ को, ना चिलमन से हम झाके, अरे लगा दो उस पर्दे में आग, ना तुम झाको ना हम झाको। वाह जय भीम नमो। बोले को लेके चलना पड़ता है, तो जिसका सांसद भी नहीं उसको भी उसको पार्टी में नहीं डालते है ना। तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी आज की सोच हमने बदल दिया। अभी हम ये पार्टीवाद भी खत्म हो जाएगा अगर पार्टियां नहीं सुधरी। पार्टीवाद जो है एक नया सामंतवाद आ गया, ये बात आप तय कर दी। हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ऐसे नहीं बना है। आने वाले भविष्य में कैसा लोकतंत्र होगा अगर ये पार्टियां नहीं सुधरी। अभी तो हम पार्टियों को जोड़ रहे 100 पार्टी, लेकिन आने वाले समय में अगर ये पार्टियां नहीं सुधरी तो फिर क्या है, ये टोटल पार्टियों को हम खत्म कर देंगे। हमारा टोटल है कि निर्दलीय लोग रहेगा, कुत्ता छाप बिल्ली छाप कुछ तो मिलेगा। हम तो कहते हाथी हमारा जो था उसके लिए काम क्यों नहीं किया, तो हमको कुत्ता छाप मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता अगर वोट देगी तो आप बिल्कुल जीतने वाले हो। इसलिए आप लोगों को अंतिम रूप से हम कहेंगे कि हमारे जो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के 2-3 ग्रुप के भी साथी हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम चाहेंगे तो ये सारे रिपब्लिकन के भी और सारे आपके लोग भी, और ऐसा ना हो कि हम विपक्ष में भी हमें तय करना पड़ेगा इस आधार पर भी कौन कौन विपक्ष में रहेगा। पक्ष विपक्ष हम तय करने वाले भी है। ये मूवमेंट है, जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। हम केवल सरकार पॉलिटिकल नहीं बना रहे, हम समाज के अंदर संस्कार दे रहे हैं। एक संवैधानिक जीवन पद्धति की हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों को पता ही नहीं कि देश संविधान से चल रहा है। इसलिए लोग जो है किसी को भी गाली देना, किसी को भी बहु बेटी की छेड़खानी कर देना, अब वो नहीं चलेगा कि अब कोई बोलेगा कि गोली कला ये मरोड़ दी और पनघट में नंदलाल छेड़ दी। भैया तुमको 112 में फोन करेंगे और तुम नंदलाल भी होगे तो भी तुमको मतलब जो है जेल के अंदर जाना है। इसलिए आप गड़बड़ मत करो, भगवान देवी देवताओं को वहीं रखो, राजनीति में मत डालो। जय श्री राम का नारा अपने घर में रखो, लेकिन आप जो है ये राजनीति में राम को मत मिलाइए, है ना। ये बहुत सी चीज हमको समाज के अंदर सिखाना पड़ेगा। लेकिन आज आप राम के खिलाफ बोलोगे तो आप फेल हो जाओगे, बोलेंगे यार ये राम के खिलाफ नहीं, संविधान के पक्ष में बोलो, भारत राष्ट्र के पक्ष में बोलो। तो ये चीज है सबसे पॉजिटिव मैं भेज दे रहा हूँ। कोई भी निगेटिव बात हमारा जो कार्यकर्ता न करे, अब तो हो नहीं सकता ऐसा नहीं, बिल्कुल आप निकाल दीजिए कचरा। किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं। आपके पास इतना सुंदर एजेंडा है कि आप दुनिया के भारत को जो है एक विश्व गुरु बना सकते हो। वो कॉन्सेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, इतना बेहतर संविधान जो है दुनिया का कहीं नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कह दिया कि संविधान अगर कितना भी अच्छा होगा, अगर चलाने वाले बुरे लोग हैं तो कभी भी बुरा हो सकता है, और संविधान अगर बुरा भी है और चलाने वाले बेहतर हैं तो संविधान भी सफल हो सकता है। इंग्लैंड का आज तक संविधान नहीं बना, लेकिन संविधान का जो संस्कार है उनके अंदर चल रहा है, वो लोकतंत्र को चला रहा है। लेकिन हमारे देश में इतना महान संविधान होकर भी हम नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास में अगर आपने दलित को बना दिया तो आप हमारे प्रधानमंत्री के मटेरियल भी है। ये भी मैं कहना 25 लोगों की लिस्ट में बना रहा हूं। अगर आपने थोड़ा सा अगर इसमें अमरबाजी अगर दिल्ली के ऊपर कर दिए तो सर आप मतलब जो है हमारे जो 25 लोगों की जो प्रधानमंत्री की जो होगी किसी एक को नहीं कर पा रहे, बहन मायावती को कर दे कि फलाने को कर दे। सर जो इसमें लगेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, और आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं।
ठीक है, छोटी बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है काशीराम जी को मेरे को दिल्ली में बुलाया, बोले यार मैं तेरे काम को मैं देख रहा हूँ, तू इतना, मैं तो एक तो वैसे में कुंवारा रह के शादी ना करके मैं इतने कष्ट झेल रहा हूँ, तुम क्यों कुंवारे हो? ये मेरे को दिल्ली में बुला के मतलब बोल रहे। मैंने कहा साहब मैं आपके जैसे 3 कसम नहीं खाया। पहला कसम काशीराम साहब का था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँ, दूसरा कसम था कि मैं निजी संपत्ति नहीं बनाऊँ, तीसरा कसम था कि मैं किसी भी ऐसे शादी विवाह या ऐसे मतलब ये कहा कि जो प्रोग्राम होते उसमें नहीं जाऊँ। तो मैंने कहा साहब मैं आपको ये चीज 3 कसम नहीं खाया हूँ, मेरा ही कहना आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा तब शादी करूँगा। मैं नौकरी कर रहा था, 1 लाख की नौकरी छोड़ के मैं इन मिशन में लगा था। तो साथियों आज मेरे साहब काशीराम जी जो अपनी माँ के कफन का पैसा भी उन्होंने मतलब हमारे मूवमेंट के लिए कर दिया, उनके कष्ट से 4000 4500 किलोमीटर पैदल चले और उनके पीछे में थोड़े आ गए। ऐसा नहीं, अगर आपको आजादी चाहिए तो कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सरकार बनाना कोई आसान बात नहीं, अभी आपके ऊपर कष्ट हुआ, हम आपके साथ खड़े, लेकिन आप कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे आए आपके साथ, हम भी आपके दुश्मन, आपके जो दुश्मन बने हम भी उसमें शामिल हो गए। तो आप ये समझ जाइए कि हमारे ऊपर सबकी निगाह, इसलिए मेरे घर पे जाके देखते हैं, मेरे तो घर ही नहीं बना है। एक मेरे भाई ने घर मेरे को प्रेजेंट किया था, उसको मैं भेज दिया इस मिशन के लिए। मैंने कहा अगर घर बनाऊंगा उसको बैठने के लिए कौन रहे, जब मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, तो कौन चलाएगा? तो भाई एक जो वार रूम टाइप का है, जैसे लड़ाई का खेल होता है, उस किस्म से मैं बालकों के 2 कमरे जो है बालको कंपनी के, मेरा आवास जो मिला था मेरे को वो भी नहीं छोड़ा हूँ मैंने, सरकारी है ना। तो हम अभी क्या है, तो लड़ाई होती है ना, पाकिस्तान मार देगा तुम मार दोगे उसको, तो इस किस्म से हम चल रहे हैं। तो हमारा जो है एक वार रूम के फौजीकरण के, तो आपको फौजी का रूप लेना पड़ेगा। कब आपके ऊपर क्या हो सकता है? महात्मा फुले को भी उसकी पत्नी के साथ उसकी बात ने निकाल दिया, बहन मायावती को ऐसी नहीं बनी, उसको घर से निकाल दिया था, बेटी मेरी दूसरी बेटी की शादी नहीं होगी, तो मतलब नहीं। तो देखो मोदी को भी हम बोलते, मोदी ने बीवी नहीं छोड़ा होता तो बना होता क्या कर, ये भी एक बात होती है। तो किसी को भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भोजपुरी में कहावत है, मुक्ति मुक्ति मांगत रहेली, मुक्ति ना मिलवली, मुक्ति मांगेला बलिदान। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जो कौम आजादी चाहती है उसको बलि के बकरे बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बात के लिए आपको मतलब तैयार, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर हौसला है तो निश्चित रूप में दलित का यहाँ का जो मुख्यमंत्री बनेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार में हमारे डॉक्टर मनीष जी राय जी शामिल रहेंगे। अगर आपने दलित का बना दिया तो हम आपको जो है इस देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। डॉक्टर राय जी आप तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और वो भी 5-10 जो भी खड़े कर सकते, लेकिन रिपब्लिकन का नाम उसमें आना चाहिए। बहुजन की भी बहुत सी पार्टियां हैं, 2 सीट उनको देखिए आप कितनी भी खड़े कर, लेकिन उससे कुछ अगर जीतेंगे नहीं तो दूसरी सीटें खड़ी करने में क्या फायदा है? तो इसलिए अपन कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि हमारे 25-30 पार्टी का और सामाजिक संगठनों का एक मिलाप हो सके। इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही नहीं कि किसी को भरते को खड़ा कर दें। एक मजबूत कैंडिडेट हमने आज इनसे बात किया, आज वो पार्टी छोड़ने को तैयार, लेकिन मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है, बाबा साहब की पार्टी है, और आप राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन बैठाने का एक तरीका है। और अब 99% हम सोशल हैं, 1% केवल पॉलिटिकल वोट किसको देना है, हम केवल वोट आपको देना है, इसके लिए हम तैयार हैं। हम पार्टी नहीं, टिकट नहीं देते, लेकिन आपकी पार्टी से कोई टिकट ले रहा है उसको, कोई निर्दलीय भी खड़ा है और वो जीत सकता है, भाजपा कांग्रेस को हरा सकता है, अगर केजरीवाल को हरा सकता है तो फिर उसको सपोर्ट करें। तो इस तरह से इसके बारे में आपको खुला खुला पता होना चाहिए कि हम कोई ऐसा नहीं कि हम एक पार्टी को लेके आए। हाँ, लेकिन हमारे साथ में पार्टी के लीडर है, नीला गमछा पहन के आए हैं, ये भी हमारे पार्टी के कैंडिडेट है। तो ऐसे 2 लोग पार्टी से खड़े हो सकते, लेकिन उसमें कुछ इमोशनल जो चीज़ है वो पार्टी को दबाया गया, जैसे आपको दबाया जा रहा है उसको दबा दिया गया, ठीक है ना। तो अगर हम उठा देते हैं तो लग गया देखो इनके चलते हो गया, आपका गदगद होकर सारे लोग अभिनंदन करेंगे। तो मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं 2 शब्द कहूँगा कि आप गोपाल ऋषिकर भारती साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी बेहतरीन टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें से कुछ चेहरे हमारे जाने पहचाने हैं पहले से, और कुछ चेहरे ऐसे, कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनके दर्शन आज आपने करवाए, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज बाई चांस हमारे कपिल साहब भी यहाँ थे, तो ये भी एक अच्छा मतलब मौका बना। और आप पत्रकार लोग जो हमारी
जान है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम जिस मिशन को लेके चल रहे हैं वो है सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई, एक युद्ध। भ्रष्टाचार समाज में जो ऊंच नीच है ये भी एक भ्रष्टाचार है। मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार वहाँ है जहाँ पे हम कुछ गलत काम करते हैं। ये भी एक ऐसा गलत कार्य है जहाँ पे इंसान का दिल दुखाया जाता है, इंसान के दिलों को ठेस पहुँचाई जाती है। क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ और शहरों में रहने के बावजूद मेरा वहाँ पे आना जाना रहता है। मैं ऐसा देखता हूँ कि इतनी खाई है जिसको काटना अभी बहुत वर्षों का काम है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अगर हम शिद्दत से काम करेंगे तो उसको हम बहुत जल्दी भी काट सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग ज़्यादातर शहरों से आते हैं, आप वो चीज़ें नहीं देख पाते जो हमारा भारत जहाँ पे बसता है वास्तव में। मैं एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। आप कोई बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे सब जाति और धर्म के लोग हैं। मैं जाति और धर्म पे किसी के ठेस या आक्षेप नहीं पहुँचाना चाहता। मेरा परिवार यहाँ पे है, हमारा स्टाफ यहाँ पे है। मैं राजपूत हूँ बाई कास्ट, मैं भी स्वर्ण जाति से हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब के और हमारे मन में यही था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए तो किसी के भी दिल में आ सकता है। जिसके अंदर मानवता है उसके दिल में ये बात आएगी ही रहेगी। मुझे मेरे कुछ मित्रों ने कहा, एक बैठक थी ऐसे ही कुछ लोगों की, कि आप घर वापसी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा मैं घर वापसी कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप मुझे एक दो सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं राष्ट्रवादी हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपने देश को चाहता हूँ कि नहीं शिद्दत से। बोले आप चाहते हैं। जो आस्था है वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं जहाँ पे पैदा हो गया उस तरीके का मेरा नाम रख दिया गया। परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे बुद्धि दी। मैं पता नहीं क्या मानता हूँ, किस ईश्वर में मेरी आस्था है, या मैं नास्तिक हूँ, या मैं बौद्ध हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं ईसाई हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, वो मैं बताता नहीं हूँ। अब आप मेरा घर वापसी करवाइए। तो कैसे घर वापसी हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, ये सोचने का विषय। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये, क्या मैं वहाँ पे वापसी करूँ जहाँ पे आज भी खाना खाकर अपने बर्तनों को कुत्ते के आगे सरका दिया जाता है और इंसान को नीचे बिठाकर ऊपर से ऐसे खाना छोड़ा जाता है और एक इंसान ऐसे नीचे आकर देता है। क्या मुझे वहाँ पे वापसी करनी चाहिए? अगर आप इस व्यवस्था को ठीक कर लेते हैं, इंसान की कदर कर लेते हैं, तो मैं वापसी करने को मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उस घर से वापस जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे जिस घर में ये दुर्गंध आती है कि यहाँ पे इंसान से नफरत करता है, मैं उस घर पे वापसी कैसे करूँ और क्यों करूँ, मुझे इस बात का जवाब दे दिया जाए। इस बात का जवाब किसी के पास आज तक नहीं। और उस संगठन के लोगों ने उस व्यक्ति की खिंचाई लगातार की जिससे मुझे ये शब्द बोले थे, क्योंकि जवाब ऐसा था। अब बात आती है हमारे संगठन की। हमने जो संगठन बनाया, डॉक्टर साहब ने बनाया, हमने बनाया, उसी दर्द को लेकर डॉक्टर साहब ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा और आज हम सभी देखते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमने संगठन बनाए, गैर राजनीतिक संगठन बनाए, उसके बाद ये राजनीतिक संगठन वजूद में है। ज़्यादा लंबी बातें करेंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी और बात दूर तक तो जाए पर लंबी ना हो, पर अच्छी हो, छोटी हो, समझ में आ जाए। ये जब संगठन बनाया तो बात आई कि समाज में जो ऊंच नीच है इसको कैसे खत्म किया जाए और व्यवस्थित तरीके से कैसे इसको न्याय प्रणाली को ठीक किया जाए कि सबको उनका हक बराबर का मिले। बात आई मुस्लिम्स की। हिंदू समाज में तो आप देखते ही, आप सबको पता है, और जो ये भारतीय समाज है, हमने देखा कि वहाँ पे भी दो तरह का मामला है। दीपक बैठ जाओ प्लीज। वहाँ पे भी दो तरह का मामला है। वहाँ पे भी एक पसमानदा है और दूसरा एक उच्च वर्ग है। पसमानदा वहाँ पे भी 85% है, क्योंकि ये व्यवस्था भारतीय व्यवस्था है। ये व्यवस्था किसी
और जगह से नहीं आई, हर जगह इसी तरह है। न्याय की आवश्यकता वहाँ पे भी है। मैं तो स्वयं स्वर्ण जाति से हूँ, मैं खुद ये जानता हूँ कि वहाँ पे इस तरह की जात जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको लगता है कि मुसलमान तो बस मुसलमान है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी जातियों में बटा हुआ समाज है, और जो जातियों में बटा हुआ समाज है उनके साथ भी वहाँ पे उसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, और वो लोग भी इसी प्रकार से पीड़ित लोग हैं। हमें इस समाज के हर हिस्से को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें गोपाल ऋषिकर भारती जी, आपकी, हमारे कपिल साहब की, आपकी, तीरथ बाबू जी की, डॉक्टर साहब आपकी, मंत्री महोदय आपकी, और आप सबकी, पत्रकार महोदय समेत आप सबकी, हमें आपकी हमें, क्योंकि हम सब एक हैं, सब इकट्ठे होकर चले, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। तो आइए मिलकर कदम बढ़ाएं और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।